सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज अपन इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम करेंगे मेथड्स टू फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो, इससे पहले हमने जितने भी टाइप की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उसको हमने स्टडी कर लिया, जीरोथ ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, और हमने सबको जनरलाइज करके एनथ ऑर्डर को भी हमने स्टडी कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमें ऑर्डर फाइंड आउट करना है कि हमें कोई एक क्वेश्चन गिवन होगा, हमें बताना है कि उसका उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, वो रिएक्शन कौन से ऑर्डर को फॉलो कर रही है। अब देखो, उसके अंदर हम कम से कम 4 to 5 मेथड्स को हम स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे। वहाँ पे एक मेथड हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जहाँ पर हमने रेट लॉ के बेस पे बताया था कि उस जो है रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। ओके, हम यहाँ पे 4 to 5 मेथड्स करेंगे और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड्स होंगे। जो लास्ट के 2 मेथड्स होंगे वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, तो जो हमारा सबसे फर्स्ट मेथड है, देखो हम इसमें क्या करेंगे मैं बता रहा हूँ। जब हम एक मेथड करेंगे साथ साथ उसका एक क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। जैसे एक मेथड कराऊंगा मैं, साथ में उसका एक क्वेश्चन भी कराऊंगा, फिर सेकंड मेथड करेंगे, देन अगेन उसका क्वेश्चन करेंगे, थर्ड मेथड, ऐसे ना सारे मेथड के साथ साथ हम उसका एक एक क्वेश्चन भी क्या करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। ओके, देखो सबसे फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड क्या है हमारा, वो है हमारा सबसे फर्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ रेट कांस्टेंट, ऑन द बेसिस ऑफ रेट कांस्टेंट, या फिर हम क्लियरली बोलें तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट कि रेट कांस्टेंट की यूनिट पे भी हम बता सकते हैं कि उसका ऑर्डर क्या है। देखो, हमने पता है कि सबसे सिंपल मेथड है ऑर्डर बताने का। अगर हमें रेट कांस्टेंट गिवन है और उसकी रेट कांस्टेंट गिवन है, इसका मतलब उसकी यूनिट भी गिवन होगी, तो उसके बेस से हम बता सकते हैं कि उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। देखो, कई बार होता है क्या कि हमें बहुत बड़ा क्वेश्चन गिवन होता है और उसके अंदर हमें रेट कांस्टेंट भी गिवन होता है और हम सोचते रहते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, और जबकि बिल्कुल सिंपल होता है उसका ऑर्डर बताना। उसके अंदर अगर रेट कांस्टेंट गिवन है तो क्या करो, उसकी यूनिट चेक करो और उसकी यूनिट के बेस पे बताओ कि उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। ओके, देखो अगर रेट कांस्टेंट गिवन है तो उसकी यूनिट भी गिवन होगी। तो सबसे फर्स्ट आपने सबसे पहले यही चेक करना है क्वेश्चन के अंदर कि अगर आपको रेट कांस्टेंट गिवन है तो उसकी यूनिट भी गिवन होगी, तो उसका क्या करना है, आपने ऑर्डर अपने उसकी यूनिट चेक करनी है, उसके अकॉर्डिंग उसका आपने ऑर्डर बताना है। ओके, देखो हमें पता है कि जो रेट कांस्टेंट है के, उसकी यूनिट क्या है, यूनिट है इसकी मोल पर लीटर की पावर 1 - n और पर सेकंड, यही उसकी यूनिट है, ये जनरल यूनिट है। और n क्या है, यहाँ पे n है हमारा ऑर्डर है। ओके, n क्या, n हमारा ऑर्डर है। भैया कि अगर हम जीरो ऑर्डर की बात करें, अगर हम जीरो ऑर्डर की बात करें, जीरो ऑर्डर के केस में क्या होगा, n की वैल्यू 0 हो जाएगी और यूनिट क्या आएगी, मोल पर लीटर पर सेकंड। ओके, अगर हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करें, फर्स्ट ऑर्डर में क्या होगा, n की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये पूरी टर्म 0, 1 - 1 0, किसी की पावर 0 क्या होगा, 1 होगा, तो ये तो 1 हो गया, और यहाँ पे क्या आएगा, पर सेकंड आ जाएगा। और अगर हम सेकंड ऑर्डर की बात करें, सेकंड ऑर्डर में यहाँ पे 2 पुट करोगे तो क्या आएगा, लीटर पर मोल और पर सेकंड आएगा। अगर हम थर्ड ऑर्डर की बात करें, थर्ड ऑर्डर की यूनिट में क्या होगा, n की वैल्यू क्या पुट करोगे, 3 पुट करोगे। जब 3 पुट करोगे तो पावर कितनी हो जाएगी, -2 आएगी, तो लीटर स्क्वायर -2 और पर सेकंड, तो ये आगे इसकी जनरल यूनिट आ गई। ओके, तो वही है कि सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर आपने यही चेक करना है कि अगर रेट कांस्टेंट गिवन है या नहीं है। अगर रेट कांस्टेंट गिवन है तो उसकी यूनिट भी गिवन होगी, और उसकी अगर यूनिट गिवन होगी तो इसका मतलब है कि आपको उस क्वेश्चन का ऑर्डर पता चल चुका है, आपको उस क्वेश्चन का ऑर्डर पता है। ऑन द बेस ऑफ यूनिट के बेस पे हम ऑर्डर को बता सकते हैं। ओके, अब हम करेंगे इसके बेस पे क्वेश्चन। ओके, तो जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर क्या है कि द रेट कांस्टेंट के फॉर द रिएक्शन, हमें रिएक्शन गिवन है और उसका हमें रेट कांस्टेंट गिवन है, कितना है वो, 1.3 × 10⁻⁻² पर सेकेंड। ओके, और हम बताने हैं कि N2O5 O का मतलब है इनिशियल, और N2O5 T एट टाइम T, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इनिशियली एंड कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 एट टाइम T कोरस्पॉन्ड। इनिशियली हमें क्या करना है, हम इसको फाइंड आउट करना है। ओके, देखो हमें 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में से हमें बताना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। देखो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये रिएक्शन, इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। और जैसे ये क्वेश्चन है, एम्स 2004 का क्वेश्चन है ये। ओके, देखो सबसे पहले हमें देखना है कि रेट कांस्टेंट गिवन है या नहीं गिवन है। ऑब्वियसली इसके अंदर क्या है, रेट कांस्टेंट गिवन है और उसकी वैल्यू कितनी है, ये है। तो k कितना आ गया हमारा 1.3 × 10⁻⁻²।
पर सेकेंड, के हमारा ये आ गया 1.3 इंटू 10⁻⁻2 पर सेकेंड आ गया। ओके, अब देखो हमें पता है कि पर सेकेंड तो यूनिट किसकी होती है, फर्स्ट ऑर्डर की। पर सेकेंड तो यूनिट किसकी होती है, फर्स्ट ऑर्डर की। तो जो इसका ऑर्डर है, ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। रिएक्शन कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, और हमें पता है कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ln A0 अपॉन AT इज इक्वल टू KT। ये फॉर्मूला होता है ln A0 अपॉन AT इज इक्वल टू KT, ये फॉर्मूला होता है। ओके, अब देखो A0 की जगह तो क्या होगा यहाँ पे N2O5 नॉट। देखो हमें पता नहीं कि एक A0 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, और N2O5 नॉट भी क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या है, जो हमारा रिएक्टेंट होगा। अब रिएक्टेंट क्या है यहाँ पे, N2O5 है। ओके, और AT क्या होगा, ए तो हमने जनरल फॉर्म में लिखा था ना, एक्चुअल में तो क्या होगा, जो रिएक्टेंट होंगे उसकी कंसंट्रेशन, और रिएक्टेंट क्या है यहाँ पे N2O5 है। तो ये हो गया। तो अल्टीमेटली जो हमारा फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला क्या होगा, ln N2O5 नोट अपॉन में N2O5 T इज इक्वल टू KT, ये फॉर्मूला होगा हमारा। ओके, देखो सबसे पहले चेक करते हैं ये फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला है। ये वाला फॉर्मूला तो हमें गिवन ही नहीं एक्चुअल में। देखो ये सबसे पहले ऑप्शन ए के बारे में बात करते हैं, N2O5T N2O5O0 प्लस KT। ये तो फॉर्मूला होगा ही नहीं है हमारा, क्योंकि इसके अंदर तो लॉग की कहीं बात ही नहीं कर रहे। या तो लॉग होना चाहिए या फिर एक्सपोनेंशियल होना चाहिए, दोनों में से कोई तो होना चाहिए ना। तो ये तो ए ऑप्शन तो हमारा होगा ही नहीं। अब रही बी ऑप्शन की बात, बी में e⁻ है, इसमें लॉग है, इसमें लॉग है। डी ऑप्शन को चेक करते हैं। देखो डी में क्या है, डी में यहाँ पे है N2O5 नोट N2O5T। ओके, बट जो हमारी मेन जो इक्वेशन आई है वहाँ पे नेचुरल लॉग है, और इसके अंदर क्या है, लॉग बेस टू द 10 है। तो इसका मतलब है कि जो हमारा डी ऑप्शन है वो भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। ओके, अब रही बात ऑप्शन सी की। देखो ऑप्शन सी में क्या है, ऑप्शन सी में नॉर्मल लॉग बेस टू द 10 है। अगर हम नेचुरल लॉग को लॉग बेस टू द 10 में कन्वर्ट करेंगे तो फिर 2.303 आएगा, और जबकि इस इक्वेशन के अंदर हमें वो गिवन ही नहीं है। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा सी ऑप्शन भी नहीं होगा। अब बी को चेक करते हैं। देखो जो हमारा फॉर्मूला क्या है, ln N2O5 नोट अपॉन में इज इक्वल टू KT। ln उधर जाएगा तो क्या बनेगा, N2O5 नोट अपॉन में N2O5T इज इक्वल टू e⁻KT, और अल्टीमेटली जो N2O5 नोट इज इक्वल टू N2O5T e⁻KT बनेगा। तो हमारा जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये आ जाएगा। उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो हमारा ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी क्या होगा हमारा, वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके ओके, तो जो हमारा सेकंड मेथड है ऑर्डर फाइंड करने का, वो है वेंट हॉफ मेथड। वेंट ऑफ मेथड, अब इसको हम वेंट ऑफ मेथड बोले या फिर हम इसको नॉर्मल बोले कि ये रेट लो मेथड है। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जब हमें पता है कि अगर हम कंसंट्रेशन को ट्वाइस कर रहे हैं और रेट में अगर कोई चेंज नहीं आ रहा, इसका मतलब ऑर्डर कितना है, ऑर्डर हमारा 0 है। इस टाइप के ये वही क्वेश्चन है ये, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं। देखो हमें पता है कि वेंट ऑफ मेथड के अकॉर्डिंग क्या है, हमें पता है कि जो रेट होता है, रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन के। रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो कंसंट्रेशन के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब देखो हमें पता है कि अगर उसका रिएक्शन का ऑर्डर हमारा 0 है, अगर जो रिएक्शन है रिएक्शन का ऑर्डर 0 है, तो कंसंट्रेशन की पावर कितनी आएगी, 0 आएगी। अगर हमारा जो ऑर्डर है, ऑर्डर कितना है, 1 है, तो कंसंट्रेशन की पावर कितनी आएगी, 1 आएगी। अगर ऑर्डर कितना है, ऑर्डर अगर हमारा 2 है, तो कंसंट्रेशन की पावर कितनी आएगी, 2 आएगी। तो मतलब जितना भी ऑर्डर होगा कंसंट्रेशन की पावर उतनी आएगी। ओके, तो हमने मान लिया कि एक कोई हमारी जनरल इक्वेशन है, जनरल रिएक्शन है। जनरल रिएक्शन के अंदर क्या है कि जो हमारा रेट है, R1 को मैं लिखा R1 इज इक्वल टू K C1 रेज़ टू पावर n। ये हमारी इक्वेशन का इक्वेशन हमारी 1 होगी। देखो हमें पता है ना कि जो रेट है, रेट को हम कभी भी निकाल सकते हैं, रेट को हम कभी भी निकाल सकते हैं। जिस टाइम रेट को निकालेंगे उस टाइम जो कंसंट्रेशन होती है उसी को ही हम यहाँ पे लिखते हैं कि जो रेट को अगर हम किसी भी टाइम निकाल रहे हैं, किसी भी टाइम निकालेंगे तो जो भी कंसंट्रेशन होगी उस टाइम वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। ओके, तो मैंने मान लिया कि एक रिएक्शन है, रिएक्शन का जो रेट है, रेट R1 है, तो उसके कोरस्पॉन्ड्स उसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, C1 होगी। ओके, ऐसे मान लिया कि एक रेट क्या, एक रेट हमारा R2 है कोई,
उसी रिएक्शन का सेम रिएक्शन का रेट R2 है, मतलब कोई और रेट हो गया। तो जब रेट R2 होगा तो कंसंट्रेशन क्या होगी हमारी, C2 होगी। कंसंट्रेशन क्या होगी, कंसंट्रेशन हमारी C2 होगी। देखो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो रेट है, रेट हम कभी भी निकाल सकते हैं, इनिशियल रेट भी निकाल सकते हैं, एट टाइम टिप किसी भी टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जिस टाइम पे हम रेट को कैलकुलेट करेंगे, अगर हम इनिशियल रेट निकाल रहे हैं तो यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन आएगी रिएक्टेंट की। अगर हम जिस भी टाइम 5 मिनट के बाद रेट निकालेंगे तो 5 मिनट के बाद जितनी कंसंट्रेशन रहेगी रिएक्टेंट की उतनी यहाँ पे हम पुट करेंगे। ओके, तो मैंने मान लिया कि एक पर्टिकुलर टाइम पे R1 उसकी रेट है, कंसंट्रेशन कितनी होगी C1, R2 उसका रेट है, कंसंट्रेशन कितनी होगी इसकी C2 होगी। तो ये क्वेश्चन क्या होगी, ये क्वेश्चन हमारी सेकंड हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 1/2। दोनों इक्वेशन क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा R1/R2। R1R2 क्या है, रेट है, इज इक्वल टू K C1 की पावर N अपॉन K C2 की पावर N। K से क्या क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या बचेगा, R1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 की पावर, C1 अपॉन C2 की पावर क्या आ जाएगा, होल पावर N आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास। ओके, तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू C1/C2 की पावर होल पावर क्या आ गया, वो N आ चुका है हमारे पास। ओके, अब वही बात है कि इस तरह क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किए हुए हैं। अगर यहाँ पे कोई सिंपल फॉर्म बन रही है, अगर यहाँ से यहाँ पे भी जो वैल्यू यहाँ पे होगी वही वैल्यू अगर यहाँ पे है, तो इनको हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। इनको डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, हम कंपेयर कर लेते हैं। ओके, बताऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन बताऊंगा। और अगर कोई सिंपल वैल्यूज नहीं बन रही तो मैंने बता रखा है कि क्या करो, एन कैसे निकालोगे, दोनों तरफ लॉग लो। टेक लॉग बोथ साइड। जब दोनों तरफ लॉग लोगे तो यहाँ पे क्या होगा, लॉग R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू लॉग C1/C2 की पावर N, ये होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू N कहाँ आएगा, N आगे आएगा, तो N लॉग C1/C2। सो अल्टीमेटली जो N आ गया हमारा, N क्या आ गया हमारा, वो आ गया लॉग R1/R2 अपॉन log C1/C2। ये आ गया हमारा n, और यही n क्या है, यही n हमारा ऑर्डर है, यही n क्या, यही n हमारा ऑर्डर है। इस तरह क्वेश्चन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये एक लॉन्ग मेथड है, मैंने आपको शॉर्ट मेथड भी बताया था कि कैसे आप इजीली तरीके से आप क्या कर सकते हो, ऑर्डर को फाइंड आउट कर सकते हो। वहां मैंने आपको 2-3 चीजें बताई थी कि यहाँ पे तो लिखो कंसंट्रेशन, यहाँ पे लिखो रेट, और यहाँ पे लिखो ऑर्डर। यहाँ पे लिखो कंसंट्रेशन, रेट, ऑर्डर। वही है कि अगर हम कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं, ये हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, हम रेट लॉ में किया था हमने। अगर हम कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं, अगर कंसंट्रेशन को डबल करने पे रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, रेट मतलब हमारा सेम होगा। अगर कंसंट्रेशन को हमने डबल कर दिया तो रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, रेट हमारा सेम होगा। तो ऑर्डर कितना उसका, 0 ऑर्डर है। ऑर्डर कितना उसका, ऑर्डर 0 है। वही कि अगर हम कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं और रेट भी हमारा डबल हो रहा है, अगर कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं तो रेट भी कितना और डबल हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी पावर 1 रही होगी। भाई देखो, कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हो तो रेट भी डबल होगा, तो कहीं ना कहीं उसकी पावर 1 रही होगी, तभी तो डबल करने पे डबल हो रहा है। तो ऑर्डर कितना आएगा, ऑर्डर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट, अगर हम उसको डबल कर रहे हैं, कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं, तो जो रेट है, रेट हमारा 4 टाइम्स हो रहा है। रेट कितना, रेट हमारा 4 टाइम्स हो रहा है, तो ऑर्डर कितना आएगा, ऑर्डर हमारा 2 आ जाएगा। वही सिंपल सी बात है, अगर हमने कंसंट्रेशन को डबल कर दिया और रेट 4 टाइम्स हो गया, तो डबल करने पे उसकी पावर कहीं ना कहीं 2 होगी, तभी तो 2 की पावर 2 तो क्या बनेगा, 4 टाइम्स बनेगा। तो ऑर्डर कितना आ गया, 2। वही है कि अगर डबल करने पे 8 टाइम्स हो रहा है तो ऑर्डर कितना आएगा, 3। और डबल करने पे अगर 2n टाइम्स हो रहा है तो ऑर्डर कितना आएगा, n आएगा। ऑर्डर कितना आएगा, ऑर्डर उसका n आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके का ध्यान रखना है आपने। अगर आप कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हो, रेट पे जो फर्क पड़ रहा है उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर आ जाएगा। ये ऑलरेडी हम पहले कर चुके हैं। क्लियर, समझ आ गया किस तरह करना है आपने इसको, ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करना है यहाँ पे। ओके, अब हम इसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन के फिर देखेंगे कि हमें, अगर आपको यस तो क्वेश्चन हमने किए हुए हैं,
बट अगर फिर भी डाउट है तो क्वेश्चन के अंदर क्या हो जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा। ओके, तो जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर क्या है कि एक रिएक्शन हमें गिवन है, ए और बी क्या उसके रिएक्टेंट है, और हमें क्या मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया। अब फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है कि अगर हम ए की कंसंट्रेशन को डबल कर दें, फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है अगर ए की कंसंट्रेशन को डबल कर दें तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन में कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। सेकंड में बोल रहा है कि अगर हम डबल कर दें ए और बी दोनों की कंसंट्रेशन को, तो जो रेट है, रेट वो 8 टाइम्स हो जाता है। रेट कितना हो जाता है, वो 8 टाइम्स हो जाता है। तो हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, देखो सबसे पहले तो सबसे फर्स्ट के अकॉर्डिंग अगर हम चलें, हमारी जो इक्वेशन की इक्वेशन है हमारी ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, हमें क्या मिला, हमें प्रोडक्ट मिला। ओके, तो अगर हम यहाँ पे रेट लॉ लगाएं तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर अल्फा और बी की पावर बीटा। रेट इज इक्वल टू के ए की पावर अल्फा और बी की पावर बीटा होगा। ओके, हमें अल्फा और बीटा निकालने हैं, हमें क्या करना है, अल्फा और बीटा को फाइंड आउट करना है। देखो सबसे फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या है, ऑन डबलिंग द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो डबल। ये बोल रहे हैं कि अगर हम ए की कंसंट्रेशन को डबल कर दें तो जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। बी की इसके अंदर कोई भी बात नहीं की हुई, ये बोल रहे हैं, सिंपल बोल रहे हैं कि अगर हम ए की कंसंट्रेशन को डबल कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कितना हो रहा है, डबल हो रहा है, सिंपल। तो हमने अभी किया कि अगर हम किसी की भी कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं और रेट भी अगर हमारा डबल हो रहा है तो इसका मतलब है कि वहां पे ऑर्डर क्या है, ऑर्डर हमारा 1 है, क्योंकि आप देख सकते हो, देखो रेट कितना हो गया, रेट हमारा 2 टाइम्स हो गया, रेट हमारा 2 टाइम्स हुआ। कब 2 टाइम्स हुआ, जब हमने ए की कंसंट्रेशन को क्या किया, डबल किया। ए की कंसंट्रेशन को क्या किया, हमने डबल किया। देखो ए की कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट कितना हो गया, रेट हमारा डबल हो गया। अब देखो 2 की पावर 1 होगा तभी तो 2 आएगा, तभी तो दोनों इक्वेशन क्या होंगे, इक्वल होंगी। 2 की पावर 1 होगा तभी तो क्या होगा, दोनों इक्वेशन इक्वल होगी, क्योंकि अगर अल्फा हमारा 1 होगा तभी तो यहाँ पे भी ये 2, ये भी डबल हुआ तो ये भी कितना हो गया, डबल हो गया। इसका मतलब है कि जो हमारा अल्फा है, अल्फा कितना है, अल्फा हमारा 1 है। अल्फा कितना, अल्फा हमारा 1 है। ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है, पहले ही हमने इसके बेस पे काफी क्वेश्चंस किए हुए हैं। ओके, तो अगर हम किसी की भी कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं, रेट भी डबल हो रहा है, इसका मतलब है कि उसकी पावर कहीं ना कहीं 1 रही होगी, उसका ऑर्डर 1 होगा। चलो, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में चलते हैं कि ऑन डबलिंग द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी। ये कह रहे हैं कि अगर हम दोनों की कंसंट्रेशन को डबल कर दें, ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड में बोल रहे हैं कि अगर हम दोनों की कंसंट्रेशन को डबल कर दें तो रेट इज इक्वल टू 2a और 2b। ओके, रेट कितना हो जाएगा, रेट हमारा 8 टाइम्स हो जाएगा। अब देखो 2a की पावर अल्फा होगा और 2b की पावर कितना होगा, बीटा होगा। अल्फा तो हमने निकाली है 1, तो यहाँ पे हम 1 कर लिख देते हैं, और 2b की पावर बीटा होगा, ये होगा हमारा। ओके, अब देखो या तो वही है कि इसको करो आप, एक इक्वेशन ये लिखो, एक इक्वेशन आप ये लिखो, दोनों इक्वेशन क्या करो, आपस में डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद फिर इसको सोल्व करो। एक तरीका तो है, एक तरीका बिल्कुल सिंपल है, आप इसको जस्ट इसको ऑब्जर्व करो। कैसे ऑब्जर्व करना है आपने इसको, देखो यहाँ पे 8 आया, रेट क्या हो गया, रेट 8 टाइम्स इंक्रीज हो गया। 2 की पावर 1 है, 2 की पावर कितनी है, 1 है, तो 2 तो फैक्टर यहाँ से आ गया, 2 फैक्टर तो यहाँ से आ गया ना। 2 की पावर 1 तो क्या हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ से कितना आना चाहिए, देखो यहाँ पे 8 है, 8 इज इक्वल टू 2 इंटू में यहाँ पे कितना होना चाहिए, यहाँ पे 4 होना चाहिए। इस चीज को समझो आप, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, 8 ये रहा, 2 ये रहा, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ से कम 4 आना चाहिए। यहाँ से क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। और यहाँ से 4 कब आएगा, यहाँ से 4 तब आएगा जब ये जो बीटा है, बीटा हमारा किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। ऑब्वियसली यही तो बात हुई ना। देखो 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 तो कितना आ गया, 4 आ गया, और 4 इंटू 2 8, 8 और 8 क्या होगी, इक्वेशन आपस में इक्वल हो गई है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बिल्कुल इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। इसका मतलब है कि जो हमारा बीटा है, बीटा कितना है, बीटा हमारा 2 है, बीटा कितना हमारा 2 है। दोनों इक्वेशन को पुट करो तो रेट क्या आएगा हमारा, रेट इज इक्वल टू ए की पावर 1 और बी की पावर 2, ए की पावर 1 और बी की पावर 2। उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो हमारा ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए क्या होगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, वही है कि इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो, इक्वेशन आपने ये लिखी है, इक्वेशन आपने ये लिखी है, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के बाद फिर इसको सोल्व करोगे, वहां से भी हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया उस तरह भी हो जाएगा। वो ये है कि अगर वहाँ पे कॉम्प्लेक्स आ रहा है, जैसे ये चीज़ अगर सिंपल तरीके से सोल्व नहीं हो रही तब आप उस मेथड के लिए जाओगे, अगर सिंपल तरीके से सोल्व हो रही है तब आप नॉर्मल इसी से ही क्या कर दोगे, इसको सोल्व कर दोगे। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो हमारा ऑप्शन है क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके
ओके, नेक्स्ट जो हमारा थर्ड मेथड है ऑर्डर फाइंड करने का वो है हमारा हाफ लाइफ मेथड। हाफ लाइफ मेथड, देखो हमें पता है कि जो टी हाफ होता है, जब हमने nth ऑर्डर की रिएक्शन की थी वहां पे हमने टी हाफ निकाला था। तो टी हाफ हमने क्या निकाला था, जनरलाइज हमने किया था, क्या वो क्या था, 2n-1 अपॉन में k की पावर n-1 और यहाँ पे क्या आएगा a n-1। यही था, यही हमारा क्या था, टी हाफ था। ओके चलो जी, ये हमारा टी हाफ था और n क्या था, n यहाँ पे ऑर्डर था, n क्या था, n यहाँ पे ऑर्डर था। ओके देखो बाकी सारी चीजें तो क्या है, कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, सारा कुछ कांस्टेंट है। और a क्या है, a हमारा वेरिएबल है, बाकी सारा कुछ कांस्टेंट है और a क्या है, a वेरिएबल है। ओके वही है कि अगर हम जो हमारा टी हाफ है, अगर हमने कोई एक पर्टिकुलर रिएक्शन का टी हाफ निकाला, टी हाफ 1 बोल दिया मैंने उसको, तो किसके इक्वल होगा, वो होगा 2n-1 अपॉन में kn-1 और a1 n-1। ये होगा टी हाफ जो 1 होगा वो क्या होगा, 2n-1 अपॉन k n-1 और a1 ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, n-1 आ जाएगा। ओके ऐसे ही मैंने कोई और सेकंड कंडीशन के लिए भी निकाला, तो उसको मैंने बोल दिया टी हाफ 2 बोल दिया। ओके तो वो क्या आएगा, 2n-1 अपॉन में k n-1 और a की पावर 2 n-1, a की पावर 2 और n-1। ओके वो ये कि जब a क्या है, a हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन है, a क्या है हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन है। जब मैं इनिशियल कंसंट्रेशन को कुछ अलग लूंगा तो टी हाफ मेरा अलग होगा, जब मैं इनिशियल कंसंट्रेशन को a2 लूंगा तो टी हाफ मेरा क्या होगा, टी हाफ 2 होगा। रिएक्शन सेम है, रिएक्शन सेम, मैंने क्या चेंज किया, मैंने इनिशियल कंसंट्रेशन को चेंज कर रहा हूँ, तो हमारा टी हाफ भी क्या हो जाएगा, चेंज आएगा, टी हाफ भी क्या होगा, टी हाफ हमारा चेंज आएगा। ओके अब ये इक्वेशन आ गई हमारी 1, ये इक्वेशन के आगे इक्वेशन आ गया 2 आ गया। ओके अब क्या करोगे, वही करोगे, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2, डिवाइड इक्वेशन 1। जब जैसे आप इसको डिवाइड करोगे तो ये पूरी की पूरी जो टर्म है ना, ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। अल्टीमेटली बचेगा क्या, बचेगा यहाँ पे टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ 2 इज इक्वल टू, देखो a2 ऊपर जाएगा और a1 नीचे आएगा, a2 की पावर n-1 अपॉन a1 की पावर n-1, तो ये बचेगा यहाँ पे। ओके तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि जो हमारा टी हाफ है, टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, a2 बाई a1 की पावर n-1, a2 बाई a1 की पावर n-1। या तो आप यहाँ से इसको सोल्व कर लो, क्योंकि अगर ये आपकी ये जो वैल्यूज है ये वैल्यू सेम आ रही है, अगर ये और ये वैल्यूज को आप सेम कर लेते हो तो जो भी ये इसकी पावर होगी उसको n-1 के इक्वल पुट कर दोगे। ओके वरना फिर आप क्या करोगे, दोनों तरफ log लोगे, टेक log बोथ साइड। इक्वेशन में बताऊंगा कैसे आप इसको इक्वल करोगे। अभी देखो यहाँ पे अगर दोनों तरफ log लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ 2 इज इक्वल टू n-1। जब log लोगे तो n-1 आगे आ जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, log a2 बाई a1, log a2 बाई a1। यहाँ से n-1 की वैल्यू को सोल्व करोगे तो n-1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, log टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ 2 अपॉन टी हाफ 1 बाई टी हाफ 2 होगा, अपॉन में क्या आएगा, log a2 बाई a1, log a2 बाई a1 आ गया। तो यहाँ से आ गया n-1, n निकालोगे तो n ही तो निकालना है, हमने इसका क्या निकालना है, ऑर्डर निकालना है। तो 1 उधर जाके प्लस में जाएगा, तो 1 प्लस यहाँ पे आएगा log टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ 2 अपॉन में क्या आएगा, यहाँ पे log a2 बाई a1 आ गया। तो यहाँ से आ गया हमारा n, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ से क्या आ गया, n आ गया हमारा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गया। ओके तो यहाँ से आप n को इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर। तो यहाँ पे अब log टी हाफ 1 बाई log टी हाफ 2 को इसको चेंज भी कर सकते हो, log टी हाफ 1 माइनस log टी हाफ 2 हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा आपका फॉर्मूला, हो जाएगा n इज इक्वल टू 1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा, log टी हाफ 1 माइनस log टी हाफ 2 अपॉन
log A2 माइनस log A1, ये बनेगा हमारा फॉर्मूला। कई बार क्या होता है, कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही दे देता है, क्वेश्चन में आपको बताएगा फॉर्मूला दे देगा, 4 फॉर्मूले देगा ऐसे ही, उनको थोड़ा चेंज करके देगा, थोड़ा बहुत बताओगे इनमें से कौन सा फॉर्मूला हमारा करेक्ट है। तो आपने ध्यान रखना है कि जो ये फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला क्या होगा हमारा करेक्ट होगा, आपने उसको जनरलाइज करके उसको ड्राइव करके फिर देखना है। ओके, तो यहाँ से अगर आपको टी हाफ गिवन है, 2 टी हाफ गिवन होनी चाहिए और 2 ही क्या गिवन होनी चाहिए, आपको इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन होनी चाहिए सेम रिएक्शन की। ओके, तो वहाँ से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर, इसके बाद पे क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको ज़्यादा समझ आएगा कि हमने कैसे किया है। क्लियर, ओके। तो जो हमारा क्वेश्चन के अंदर क्या है कि एट 500 केल्विन द हाफ लाइफ पीरियड, एट 500 केल्विन द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ गैसियस रिएक्शन एट एन इनिशियल प्रेशर ऑफ 80 किलो पास्कल इज दिस, कि एक हमें प्रेशर गिवन है 80 किलो पास्कल और उसके अकॉर्डिंग टी हाफ हमें गिवन है, और ये बोले कि एक प्रेशर हमें 40 किलो पास्कल गिवन है और उसके अकॉर्डिंग हमें हाफ लाइफ गिवन है। तो बताओ कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन को ये फॉलो कर रहे हैं, कौन से ऑर्डर की रिएक्शन को ये फॉलो कर रहे हैं। ओके, देखो मैंने आपको बताया था कि अगर हम जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन तो हम नॉर्मल रिप्रेजेंट करते हैं मोल पर लीटर में, पर गैसीय सब्सटेंस के लिए हम कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर टर्म यूज़ करते हैं, कंसंट्रेशन की जगह क्या करते हैं, प्रेशर टर्म यूज़ करते हैं। तो जैसे जो हमारा टी हाफ है, टी हाफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था ए की पावर n-1 के, कि जो टी हाफ था वो क्या था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था ए की पावर n-1 के। ओके, तो वैसे ही ए क्या है, ए हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन, ऐसे ही जो हमारा टी हाफ है वो क्या होगा, पी की पावर n-1 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। पी क्या है, पी हमारा प्रेशर है, तो टी हाफ क्या, टी हाफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ए की पावर n-1 के, या फिर हम बोले पी प्रेशर की पावर n-1 के। ओके, चलो तो उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा हमारा, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। जैसे हमारा टी हाफ अगर 1 है तो p की पावर p1 n-1 हो जाएगा, ये इक्वेशन हमारी 1 हो गई है। ऐसे ही हमारा टी हाफ अगर हमारा 2 है तो प्रेशर हमारा सेकंड हो जाएगा, की पावर n-1, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी सेकंड हो जाएगी। तो हमने पता ही है कि इसको हमने फिर उसको जनरलाइज किया था, कैसे हो गया था ये हमारा टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ 2 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे P2 बाई P1 की पावर n-1, P2 बाई P1 की पावर n-1, ये हो जाएगा हमारा। ओके, अब वैल्यूज को पुट करो, देखो टी हाफ 1 कितना है 350 सेकेंड, टी हाफ 2 कितना है 175 सेकेंड, ये हो गया हमारा इज इक्वल टू P2 कितना है, P2 है हमारा 40 किलो पास्कल, और जो P1 है, P1 कितना है हमारा, वो है हमारा 80 किलो पास्कल की पावर n-1 की पावर क्या हो गया n-1 हो गया। ओके, तो यहाँ पे आ गया हमारा 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ गया 1/2 की पावर n-1, ये आ गया हमारा। ओके, अब देखो हमें पता है क्या करोगे, दोनों तरफ लोग लोगे, लोग क्या सोल्व करोगे, n की वैल्यू को सोल्व करोगे। एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका है कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप इन दोनों टर्म को, जो इसके अंदर n की पावर 1 के अंदर जो अंदर लिखा हुआ है और इसको अगर आप सेम कर दो, जो ये अंदर लिखा हुआ है और इसको क्या कर दो आप सेम कर दो, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आप यहीं से बिना लोग लिए इसको क्या करोगे, आप सोल्व करोगे। ओके, देखो जैसे 2 है, 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 की पावर n-1, जो 2 है 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 की पावर n-1। देखो किसी की पावर अगर -1 है तो इसका मतलब है कि ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी +1, जैसे 1/2 है, 1/2 की पावर -1 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि 1 की पावर तो 2 की पावर -1, और 2 की पावर -1 ऊपर जाके क्या बनेगा 2 की पावर +1, दैट मीन्स क्या आ गया 2 आ गया। तो जो 2 है 2 को हम 1/2 की टर्म्स में लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे इसको 1/2 की पावर n-1, 2 को हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर n इज इक्वल टू 1/2 की पावर n-1। ओके, तो ये आ गया। भैया कि अगर आप नहीं लिख सकते तो अगर कहीं जो कॉम्प्लेक्स केस आएगा यहाँ पर नहीं लिख सकते तो अब आपको लोग लेके ही सोल्व करना पड़ेगा। ओके, तो बेस सेम है तो ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे, -1 इज इक्वल टू n-1, n इज इक्वल टू -1 +1, अल्टीमेटली कैंसिल हो गया और n की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, n की वैल्यू क्या आ गई। इसका मतलब है कि ये क्या है 0 ऑर्डर रिएक्शन को ये फॉलो कर रहा है, इसका आंसर क्या है 0 ऑर्डर है। ओके, समझ आया। टी हाफ गिवन है, बस इस तरह के फॉर्म में लिखना है आपने इसको, एक टी हाफ 1 पुट करो, टी हाफ 2 पुट करो, P2 पुट करो, P1 पुट करो, n-1 कंपेयर कर लो। अगर आप इन दोनों को सेम बना सकते हो तो सेम बना लो, तब तो बहुत ईजी है।
अगर सेम नहीं बना सकते तो दोनों तरफ log लो के सोल्व करना, आंसर क्या आएगा, आंसर आपका 0 ही आएगा। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। क्लियर? ओके, तो जो हमारा फोर्थ मेथड है वो है ग्राफिकल मेथड। फोर्थ मेथड कौन सा, हमारा ग्राफिकल मेथड। ग्राफ के बेस पे हम बता सकते हैं कि कौन से ऑर्डर के ये रिएक्शन है। ओके, अब तो ग्राफिकल मेथड में जो सबसे फर्स्ट करेंगे हम, वो करेंगे हम AT वर्सेस T। T मीन्स टाइम, AT वर्सेस टाइम। ओके, देखो जो जीरो ऑर्डर होते हैं, जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला है हमारा A0 माइनस AT इज इक्वल टू KT। A0 माइनस AT इज इक्वल टू KT होगा। ओके, AT की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, AT की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे माइनस ऑफ KT प्लस A0, माइनस ऑफ KT प्लस A0। तो ये तो क्या होगा, ये जीरो ऑर्डर का हो गया, ये क्या हो गया, जीरो ऑर्डर का हो गया। ओके, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ हमें पता है कि अभी बताऊंगा मैं, पहले फर्स्ट ऑर्डर का देखते हैं। फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, AT इज इक्वल टू A0 e रेज़ टू पावर माइनस KT। ये क्या हो गया, ये फर्स्ट ऑर्डर का हो गया, AT इज इक्वल टू A0 e रेज़ टू पावर माइनस KT। सेकेंड ऑर्डर का क्या फॉर्मूला होता है, 1 बाई AT माइनस 1 बाई A0 इज इक्वल टू KT इज इक्वल टू क्या आएगा, KT आएगा। यहाँ से आप AT की वैल्यू को निकालोगे, AT की वैल्यू क्या आती है, वो A0 अपॉन A0 KT प्लस 1, A0 अपॉन A0 KT प्लस 1। तो ये क्या हो गया, ये हमारा सेकेंड ऑर्डर का हो गया, ये क्या हो गया, सेकेंड ऑर्डर का हो गया। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम ग्राफ बनाएं तो ये तो क्या आ गया, ये हमारा AT आ गया, और ये क्या आ गया, ये हमारा टाइम आ गया। ओके, देखो जीरो ऑर्डर में तो क्या हो रहा है, AT और A0 माइनस ऑफ KT। इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव है। इंटरसेप्ट तो सबका ही क्या रहेगा, A0 रहेगा, इंटरसेप्ट सबका क्या रहेगा, A0 रहेगा। ओके, तो जो ये लाइन बनेगी, ये तो बनेगी जीरो की, ये बनेगा फर्स्ट की, और ये बनेगी सेकंड की। ये जीरो की बनेगी, फर्स्ट की बनेगी, और ये क्या बनेगी, सेकंड की बनेगी। ओके, तो ये ग्राफ बनेगा AT वर्सेस T। अगर स्ट्रेट लाइन गिवन है, इसका मतलब है कि वो जीरो ऑर्डर है। अगर स्ट्रेट लाइन गिवन नहीं है तो वो क्या, फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, थर्ड और भी ऑर्डर की रिएक्शन हो सकती है। ओके, ये ध्यान रखना है कि सिर्फ ओनली, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ओनली AT वर्सेस T ओनली इन जीरो ऑर्डर। AT वर्सेस T इज स्ट्रेट लाइन। सिर्फ जीरो ऑर्डर में ही जो AT वर्सेस T है वही क्या होती है, सिर्फ स्ट्रेट लाइन होती है, बाकी किसी के अंदर स्ट्रेट लाइन नहीं होती। देख लो यहाँ पे AT वर्सेस T स्ट्रेट लाइन है, कहाँ पे, जीरो में, ना फर्स्ट में, ना ही वो सेकंड में, ना ही वो थर्ड, ना ही किसी और रिएक्शन के अंदर होगी वो। ओके, सिर्फ जीरो ऑर्डर में क्या होता है, AT वर्सेस T क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होती है। ओके, तो फर्स्ट ग्राफ आ गया AT वर्सेस T। सेकेंड जो बनेगा वो बनेगा रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। सेकंड क्या बनाएंगे, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन बनाएंगे। ओके, देखो हमें पता है कि जो रेट है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर जीरो होगा। कहां पे होगा, ये जीरो ऑर्डर में होगा। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर 1 होगा। कहां पे होगा, ये फर्स्ट ऑर्डर में होगा। वही है कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर 2 होगा। कहां पे होगा, ये सेकंड ऑर्डर में होगा। ओके, उसी अकॉर्डिंग ग्राफ बन जाएंगे। यहाँ पे हमारा रेट आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, कंसंट्रेशन आएगा। ओके, इसका मतलब है कि जीरो ऑर्डर में, जीरो ऑर्डर के केस में क्या होता है, जो रेट है रेट कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। तो ये तो आ गया हमारा जीरो ऑर्डर का, ये तो क्या आ गया, जीरो ऑर्डर का आ गया। ओके, फर्स्ट ऑर्डर का क्या आएगा, यहाँ पे आएगा रेट और यहाँ पे आएगा कंसंट्रेशन। उसके क्या है, वो डायरेक्टली है, तो ये बन गया। सेकेंड ऑर्डर का बनाएंगे तो क्या आएगा, रेट और यहाँ पे कंसंट्रेशन का स्केयर क्या बन जाएगा, ऐसे ये डायरेक्टली बन जाएगा। कंसंट्रेशन का स्केयर लिया है मैंने। ओके, ग्राफ्स मैंने आपको सारे ऑलरेडी कराए हुए हैं, जितने भी ऑर्डर की रिएक्शन, सभी ऑर्डर की रिएक्शन है मैंने सबके आपको ग्राफ्स एक्सप्लेन किए हुए हैं। ओके, बस हम तो यहाँ पे भी इसको जनरलाइज कर रहे हैं। तो ये तो इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा जीरो ऑर्डर में, फर्स्ट ऑर्डर में भी डायरेक्टली करेगा, बट वो यहाँ पे वाई एक्स एक्सिस पे क्या है, कंसंट्रेशन है, इसे भी डायरेक्टली करेगा, बट जो एक्स एक्सिस है वहां पे क्या है, कंसंट्रेशन का स्केयर है वो। ओके, तो ये हो गया हमारा रेट वर्सेस
कंसंट्रेशन। ओके, जो थर्ड करेंगे हम टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन। टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन। देखो हमें पता है कि जो टी हाफ है, टी हाफ का फॉर्मूला क्या है? टी हाफ का फॉर्मूला 2n-1 अपॉन kn-1 a की पावर n-1। अब बाकी सारे तो चीजें कॉन्स्टेंट है, तो अल्टीमेटली जो टी हाफ है हमारा किसके इनवर्स से डिपेंड करता है? a⁻n-1। ओके, a⁻n-1। अब देखो अगर मैं जीरो ऑर्डर की बात करूं, जो टी हाफ है और यहाँ पे a आ जाएगा। अब अगर मैं n की वैल्यू को जीरो पुट करूंगा, n की वैल्यू क्या पुट करूंगा? जीरो पुट करूंगा, तो a की पावर -1 ऊपर जाके क्या बनेगा? a की पावर 1, तो ये आ जाएगा। ये किसका आएगा? ये जीरो ऑर्डर का आएगा। ओके, ऐसे अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात करूंगा तो यहाँ पे आएगा टी हाफ और यहाँ पे आएगा a। देखो जब मैं 1 पुट करूंगा, 1 पुट करने का मतलब है कि 1 - 1 0, a की पावर क्या हो गया? 0 हो गया, तो ये आ जाएगा फिर ये। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट ऑर्डर के अंदर जो टी हाफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता, ये हमें अच्छे से पता भी है। ओके, सेकंड ऑर्डर के लिए अगर हम बात करें, देखो सेकंड ऑर्डर में क्या आएगा? यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 2 - 1 1 हो गया। तो इसको अगर हम 1/a करके लिखें तो ये ऐसे डायरेक्टली आ जाएगा। मैंने 1/a लिखा, अगर सिर्फ a लिखोगे तो फिर ये ऐसे इनवर्सली का ग्राफ बन जाएगा ये। ओके, अगर आप, ये हो गया हमारा सेकंड का। थर्ड की बात करोगे तो टी हाफ 1/a² ले लो, तभी आ जाएगा डायरेक्टली ग्राफ। ओके, a लोगे तो भी क्या आएगा? वो ऐसे आप इनवर्सली ग्राफ आ जाएगा। तो ये ग्राफ हो गए हैं। इन ग्राफ टी हाफ के बेस पे भी आप बता सकते हो उनके ग्राफ के बेस पे कि जो रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। क्लियर? एक हम 4 टाइप के ग्राफ करेंगे। डी, स्ट्रेट लाइन। देखो हमने अभी देखा कि सिर्फ AT वर्सेस T ही क्या था? स्ट्रेट लाइन ग्राफ था। कहां पे था? वो जीरो ऑर्डर में था। जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है? AT = -KT + A0। तो ग्राफ क्या बना था? ग्राफ हमारा बना था, यहाँ पे आएगा AT और यहाँ पे क्या आएगा? टाइम। तो ये बना था। किसका ग्राफ था ये? जीरो ऑर्डर का ग्राफ था। किसका ग्राफ था? जीरो ऑर्डर का ग्राफ था। ओके, फर्स्ट ऑर्डर का क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला होता है हमारा ln A0 अपॉन AT = KT। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि जो हमारा ln है, ln AT/A0 = -KT। AT/A0 -KT होगा। ओके, इसको आप सोल्व करके लिख सकते हो ln AT - ln A0 = -KT। So ln of AT = -KT + ln of A0। ओके, तो ये स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगी? आपकी स्ट्रेट लाइन बनेगी ln of AT और यहाँ पे क्या आएगा? T आएगा, ये वाली बन जाएगी आपकी। ओके, तो यहाँ पे आप नेचुरल लॉग भी यूज कर सकते हो और लॉग बेसिस तो 10 भी यूज कर सकते हो। तो लॉग बेसिस तो 10 करोगे तो यहाँ पे 2.303 आ जाएगा वहाँ पे। ओके, तो ये हो गया। सेकेंड ऑर्डर की अगर हम बात करें, सेकेंड ऑर्डर के अंदर क्या होता है? सेकेंड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है 1/AT - 1/A0 = KT। तो इसकी स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगी? इसकी स्ट्रेट लाइन बनेगी 1/AT, यहाँ पे क्या आएगा? टाइम आएगा, और ये हमारा हो गया और ये हो गया हमारा। क्लियर? ये इंटरसेप्ट आएगा 1/A0 और जो K है, K क्या हो जाएगा? हमारा स्लोप हो जाएगा। तो ये सेकंड ऑर्डर का बन जाएगा। स्ट्रेट लाइन तो AT वर्सेस T की स्ट्रेट लाइन सिर्फ जीरो ऑर्डर में बनेगी, बाकी की इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। बाकी में अगर स्ट्रेट लाइन बनानी है तो यहाँ पे लॉग इंट्रोड्यूस होगा और यहाँ पे 1/AT होगा। 1/AT वर्सेस T बनता है सेकंड ऑर्डर के अंदर स्ट्रेट लाइन। ओके, तो ये कुछ ग्राफ है। ग्राफ के बेस पे भी हम बता सकते हैं कि जो हमारी रिएक्शन है, रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। ओके, अब इसके बेस पे हम क्वेश्चन करें। ओके, जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर क्या है? हमें 3 ग्राफ गिवन है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और हमें बताना है कि उसमें इसका ऑर्डर क्या होगा। मतलब ये कौन से ऑर्डर के रिएक्शन ग्राफ है, ये कौन से ऑर्डर के रिएक्शन ग्राफ है, और ऐसे ही ये कौन से ऑर्डर के रिएक्शन का ग्राफ है। उसके अकॉर्डिंग हमें 4 ऑप्शन गिवन है और हमें क्या बताना है? इसका आंसर बताना। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो सबसे पहले जो अगर हम फर्स्ट ग्राफ की तरफ देखें,
फर्स्ट ग्राफ में हमें क्या गिवन है, माइनस डी ए बाई डी टी गिवन है। फर्स्ट ग्राफ में क्या गिवन है, माइनस डी ए बाई डी टी गिवन है। अब देखो माइनस डी ए बाई डी टी क्या होगा, रेट होगा। अगर हम इस रिएक्शन का रेट लिखेंगे तो रेट क्या होगा, माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी होगा। क्यों होगा, क्योंकि ए क्या है, ए हमारा रेक्टेंड में, और रेक्टेंड के लिए क्या लिखते हैं हम, नेगेटिव साइन। तो रेट क्या होगा, माइनस डी ए बाई डी टी होगा। ओके, अब देखो रेट हमारा कंसंट्रेशन के डायरेक्टली है, कि जो रेट है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली है। कंसंट्रेशन की पावर की 1 के क्या है, वो डायरेक्टली है। कंसंट्रेशन की जो पावर है उसकी 1 के क्या है, वो डायरेक्टली है, क्योंकि इसकी पावर है ना, और इससे क्या है, डायरेक्टली है। इसका मतलब है कि ये क्या होगा, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ग्राफ है। किसका ग्राफ है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन के डायरेक्टली कौन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होती है, और सेकंड ऑर्डर क्या होना चाहिए, यहाँ पे स्केयर होता। सेकंड ऑर्डर के लिए क्या होता, स्केयर होता। तो किसका ग्राफ है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है ये। ओके, ये फर्स्ट का क्या आ गया, हमारा फर्स्ट ऑर्डर आ गया। अब सेकंड के लिए बात करें, देखो ए वर्सेस टी, हम बोले ए टी वर्सेस टी। अब मैंने आपको बताया था कि ए टी वर्सेस टी देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर स्ट्रेट लाइन है तो वो सिर्फ जीरो ऑर्डर के लिए होगी। ए टी वर्सेस टी अगर स्ट्रेट लाइन है तो वो जीरो ऑर्डर के लिए ही होगी। इसका मतलब है कि ये क्या है, हमारा जीरो ऑर्डर की डायरेक्शन का ग्राफ है ये। ओके, और ये क्या है, 1 बाई ए टी वर्सेस टी। 1 बाई टी वर्सेस टी, 1 बाई टी वर्सेस टी क्या है, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन ग्राफ है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, 102। डी ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, तो वह है कि सारे ग्राफ सेम है। ग्राफ मैंने आपको सारे के सारे करा दिए। इसमें ऐसा कोई ग्राफ रहता नहीं कि जो मैंने आपको ना कराया हो। बस आपने इसको देखना है कि कौन सी रिएक्शन का ग्राफ, ऑर्डर की रिएक्शन ग्राफ कौन सा है। ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया, ये जीरो हो गया, ये क्या हो गया, सेकंड ऑर्डर हो गया। उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो हमारा ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी क्या होगा, हमारा उसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, जो हमारा नेक्स्ट मेथड है, फिफ्थ मेथड, वो है हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड, देखो मैंने आपको 4 मेथड इससे पहले करा चुका हूँ मैं। अगर उनमें से कोई भी मेथड ना लगे, देखो सबसे जो फर्स्ट मेथड किया था वो हमने रेट कांस्टेंट के यूनिट के बेस पे किया था। अगर लेट से कि जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर हमें रेट कांस्टेंट के यूनिट गिवन ही नहीं है, तो फर्स्ट मेथड नहीं लगा सकते। सेकंड क्या था, हमारा रेट वर्सेस कंसंट्रेशन था, कि रेट हमें पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन की कुछ ना कुछ पावर, और जब कुछ ना कुछ पावर होती है वही क्या होता है, हमारा ऑर्डर होता है। ओके, तो सेकंड मेथड था हमारा रेट और कंसंट्रेशन। अगर हमें रेट और कंसंट्रेशन गिवन नहीं है तब हम सेकंड मेथड का यूज़ नहीं कर सकते। थर्ड हमने किया था टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन। अगर हमने क्वेश्चन के अंदर टी हाफ गिवन नहीं है तब भी हम मेथड का यूज़ नहीं कर सकते। और फोर्थ क्या था, हमने ग्राफिकल मेथड, कि अगर हमें ग्राफ गिवन और ग्राफ के बेस पे हमें बताना है कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, तो अगर हमें गिवन ही नहीं है ग्राफ तब भी हम जो फोर्थ मेथड उसका यूज़ नहीं कर सकते। देखो अगर हम 4 मेथड का यूज़ ना कर पाएँ, पहले अपने सीरीज वाइज चलना है, जैसे मैंने आपको कराया ना उसी के अकॉर्डिंग चलना है। अगर चारों मेथड ना लगते हो तब आपने फिफ्थ मेथड करना है, और जिसका नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड। इस मेथड से तो फिर डेफिनेटली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड ही यही है। क्वेश्चन इसी के बेस पे आता है। देखो जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या हमें रेट कांस्टेंट गिवन है, नहीं गिवन है। क्या हमें कंसंट्रेशन गिवन है और रेट गिवन है, नहीं गिवन है। कंसंट्रेशन तो गिवन है पर रेट नहीं है। क्या कोई ग्राफ है, नहीं है। क्या कोई टी हाफ है, नहीं है। तो हम इसका मतलब है कि 4 मेथड का यूज़ नहीं कर सकते। फिर हम जो फिफ्थ मेथड का यूज़ करेंगे दैट इज़ हिट एंड ट्रायल मेथड। देखो हिट एंड ट्रायल मेथड में लिखने के लिए कुछ खास नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस आनी चाहिए कि हमें करना क्या है। देखो हिट एंड ट्रायल मेथड के अंदर सबसे पहले प्रायोरिटी ऑर्डर जाना है आपने। अब प्रायोरिटी ऑर्डर अगर आप कहीं देते हैं, कहीं बोलते हैं कि प्रायोरिटी फर्स्ट को पहले प्रायोरिटी दो, नहीं, आपने फर्स्ट को प्रायोरिटी पहले नहीं देनी। सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है आपने जीरो ऑर्डर को। सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देनी है, जीरो ऑर्डर को देनी है। फिर आपने प्रायोरिटी देनी है सेकंड ऑर्डर को, फिर देनी है आपने फर्स्ट ऑर्डर को प्रायोरिटी। सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देनी है आपने, जीरो ऑर्डर रिएक्शन को प्रायोरिटी देनी। कहीं बोलते हैं कि सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन को प्रायोरिटी दो, ठीक है। जनरल केस में मतलब हम कह सकते हैं कि जो भी हमें रिएक्शंस गिवन होते हैं उसमें 60-70% फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही होती है वो। बट प्रॉब्लम क्या है फर्स्ट ऑर्डर के साथ, कि उसकी जो वैल्यूज़ है उसकी वैल्यू को सोल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे लॉग टर्म आ जाएगी। हाँ पता ना कि फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूले में क्या होता है, लॉग होता है, और लॉग को सोल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि पहले जीरो को दोगे प्रायोरिटी, फिर सेकंड को, और फिर फर्स्ट को दोगे। ओके, अगर फर्स्ट से कैलकुलेशन ईजी हो रही है तो फर्स्ट को दे दो पहले। तो क्या करना है आपने रेट कांस्टेंट को निकालना है।
आपने दो रेट कांस्टेंट निकालने हैं, एक K1 निकालना है और एक K2 निकालना है, दो रेट कांस्टेंट निकालने हैं आपने। और अगर दोनों रेट कांस्टेंट सेम आ जाए जीरो ऑर्डर के लिए, जैसे आपने पहले जीरो ऑर्डर के लिए लगा रहे हो, अगर जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट सेम आ गए तो इसका मतलब वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अगर जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट सेम नहीं आए, इसका मतलब है कि वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, तब आप सेकंड पे जाओगे, फिर सेकंड पे फॉर्मूले लगाओगे। अगर वहाँ पे रेट कांस्टेंट सेम आ जाते हैं, इसका मतलब है कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। अगर रेट कांस्टेंट सेम नहीं आते, इसका मतलब है कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, फिर आप फर्स्ट ऑर्डर के लिए जाओगे। ऐसे करना आपने। हमें पता ना कि कोई भी एक पर्टिकुलर रिएक्शन होती है, एक पर्टिकुलर रिएक्शन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होती है। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर वहाँ पे फिक्स होता है। तो उसका जो रेट कांस्टेंट है ना, रेट कांस्टेंट भी क्या होता है? वो फिक्स होता है। रेट कांस्टेंट रिएक्शन का चेंज नहीं होता अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है। रेट कांस्टेंट सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन है। ओके, तो आप रेट कांस्टेंट निकालो। अगर दो रेट कांस्टेंट निकालो, अगर दोनों सेम आए, इसका मतलब वो उसी ऑर्डर की रिएक्शन है जिस ऑर्डर की रिएक्शन से आपने रेट कांस्टेंट निकाला है। देखो एग्जांपल समझते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं जाता हूँ जीरो ऑर्डर के लिए। सबसे पहले क्या जाता हूँ? मैं जीरो ऑर्डर के लिए जाता हूँ। अब जीरो ऑर्डर के लिए जो जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है हमारा? फॉर्मूला है A0 माइनस AT इज इक्वल टू KT। ये है। यहाँ से अगर आप K की वैल्यू निकालोगे तो K की वैल्यू क्या आएगी? K की वैल्यू आएगी 1/T। 1/T यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ जाएगा? A0 माइनस AT। फॉर्मूला आ जाएगा K इज इक्वल टू 1/T A0 माइनस AT आ जाएगा। ओके, चलो सबसे पहली कंडीशन देखो, ये है मेरी 1 कंडीशन, ये है मेरी 2, ये है मेरी 3, ये है मेरी 4। ओके, सबसे पहले मैं क्या करूँगा? 1 और 2 का यूज़ करके K निकालूंगा। फिर मैं 1, 3 जो मर्जी कर लो, दो ले लो कोई भी। फिर मैं 1 और 3 लूँगा और क्या निकालूंगा? K निकालूंगा। 1 और 2 का यूज़ करके K निकालूंगा, 1 और 3 का यूज़ करके भी K निकालूंगा। और अगर ये दोनों K सेम आ गए तो इसका मतलब है कि जो ये रिएक्शन कैसे हमारी जीरो ऑर्डर है। अगर दोनों सेम नहीं आते तो आप सेकंड ऑर्डर से निकालोगे, फिर आप थर्ड ऑर्डर से निकालोगे। ओके, इस तरह आपने करना है। चलो K इज इक्वल टू, सबसे पहले मैं इन दोनों कंडीशन का यूज़ कर रहा हूँ। इन दोनों का जो टाइम है, टाइम कितना है? ये 0 है, ये 1 है, तो टाइम कितना हो गया? 1 हो गया, 1/1। A0 कितना है? A0 हमारा 10 माइनस AT कितना है? AT हमारा 8 है। K कितना आ गया हमारा? K हमारा 2 आ गया। K कितना आ गया? हमारा 2 आ गया। ओके, अब इन दोनों कंडीशन का यूज़ कर लो। K इज इक्वल टू टाइम कितना? 0 से लेके 2 हो गया, तो टाइम कितना हो गया? 2 हो गया। हमारा A0 कितना? A0 हमारा 10 है माइनस AT कितना? AT हमारा 6 है, तो 4/2, तो कितना आ गया? 2 आ गया। देखो दोनों रेट कांस्टेंट क्या आ गए? सेम आ गए। अगर दोनों रेट कांस्टेंट सेम आ गए, इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अगर दोनों रेट कांस्टेंट सेम ना आते यहाँ पे, अगर दोनों रेट कांस्टेंट सेम ना आते तो इसका मतलब ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन नहीं थी, तब आप फिर सेकंड पे जाते। सेकंड पे फॉर्मूला लगाते सेकंड का, सेकंड से दो रेट कांस्टेंट निकालते। अगर वहाँ पे सेम आ जाते तो वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन थी, अगर वहाँ पे सेम नहीं आते तो वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन नहीं थी, फिर आप फर्स्ट पे जाते, देन आप थर्ड पे जाते। ओके, तो आपने क्या करना है कि नहीं, दो कंडीशन के लिए रेट कांस्टेंट निकालो। अगर रेट कांस्टेंट सेम आ रहे हैं, जिस भी ऑर्डर के फॉर्मूले से आपने लगाया है वही क्या होगा? उसका आंसर होगा, वही क्या होगा? उसका आंसर होगा। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? जो हमारा जीरो ऑर्डर है वो क्या होगा? आंसर होगा। ओके, रेट कांस्टेंट निकालें, रेट कांस्टेंट से हमें पता चल जाएगा कि उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। ओके, तो ये था हमारा मेथड 5, दैट इज हिट एंड ट्रायल मेथड। क्लियर?